आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बीआरएसपी के संस्थापक और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश माने सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम चर्चा करेंगे संविधान परिषद के बारे में जो बीआरएसपी ने आयोजित की है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र में है और जो करंट जो टॉपिक्स है देश के, उन विषयों पे सर से चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता बदल हुआ है, मीन्स अभी देवेंद्र फडणवीस क्लेम करेंगे गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पे मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि शिवसेना को जब विश्वास था कि बहुमत साबित कर देंगे तो क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि हमें और मोहलत दी जाए। और कुछ लोगों के रिवर्स रिएक्शन इस तरह के भी थे कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इतनी लंबी बहस चली, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का ही समय जो था, जो राज्यपाल ने दिया था, उसको तय रखा और कोई चेंजेस नहीं किया। तो लोग ये भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं मैनेज तो नहीं हुआ है, कहीं उसके बारे में भी एलिगेशंस लग रहे थे। तो ये सारे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? एक तो जो महाराष्ट्र का जो सत्ता बदलाव का जो भी राजकारण पूरे लगभग पिछले 10 दिन से शुरू हुआ, खास करके विधान परिषद के वोट डालने के बाद, और जिस गति से वो चालू रहा, और उसकी सिर्फ गति नहीं तो यहाँ से सूरत है, सूरत से गुवाहाटी है, गुवाहाटी से गोवा है, और इसके बीच में से जो सेंट्रल कनेक्शंस कई बार सामने आए, इसको लेकर कई सवाल उठे हैं। फिर ये मामला एक तरफ स्पीकर, एक तरफ गवर्नर और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। इन तीनों संविधान संस्थाओं के सामने आया। उसमें पहली बात यह है कि जो रिबेल ग्रुप जो शिवसेना से अलग हुआ, उसके पीछे असल की जो रणनीति है वो सीधे सीधे विशेष करके बीजेपी की है, वो पूरा नज़र आती है। विदाउट असिस्टेंस ये हो ही नहीं सकता था, ये बिल्कुल सीधा है। दूसरी बात है कि कई लोग जो रिबेल ग्रुप के हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके दायरे में आए हैं, और उनकी ये दिलो ख्वाहिश तमन्ना थी कि हमें ये सेटल करने के लिए बीजेपी के साथ जाना चाहिए। इस विषय को लेकर ठाणा के एक एमएलए ने, प्रताप सरनाईक ने, हाँ, 4-5 महीने पहले एक लेटर भी चीफ मिनिस्टर को लिखा था। जब विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना के 12 वोट टूटे और बीजेपी को एक्स्ट्रा 21 वोट मिले और बीजेपी की उम्मीदवार की जीत भी हुई, ऐसे माहौल में इसको बहुत बड़े पैमाने पे गति मिली। जब गति मिली तो कई मामले सामने आए, जैसे कि शुरू में एक 34 सदस्यों का लेटर गवर्नर के पास गया था रिबेल ग्रुप की तरफ से। दूसरी बात, फिर स्पीकर के खिलाफ, डेप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र के वर्तमान जो है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी गई रिबेल ग्रुप की तरफ से। फिर डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस इशू हुआ। ऐसे हालत में जब ये माहौल एक कंफ्यूज वाला रहा और तब तक सारे एमएलए बीच में रहे, अभी इसी बीच में देखो माइल्ड कोविड वायरस हुआ था गवर्नर को, इसलिए गवर्नर ऑफिस उसमें सामने नहीं आया था। लेकिन 2 दिन पहले गवर्नर जब कोविड से बाहर आए, और जैसे आए उसी दिन शाम को देवेंद्र फडणवीस उनको जाके मिले, और जब मिले तब ही उन्होंने जो उनको ब्रीफ किया, उसके आधार पर एक मीडिया में न्यूज़ आई थी कि फेक लेटर भी आया, एक फेक लेटर भी आया, और मीडिया में न्यूज़ भी फ्लैश हुई कि गवर्नर जल्द ही सदन बुलाएंगे, और गलती से तारीख भी 30 तारीख लीक हो गई, साइन नहीं था उस पर, केवल लीक हो गए। अब ऐसे हालत में जब पहले से जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था क्वालिफिकेशन को लेकर 16 एमएलएस को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ये 12 जुलाई तक इनको रिप्लाई देने दो, फिर डेप्यूटी स्पीकर का मामला है वो भी प्रलंबित रहने दो, तो जिसको हम स्टेटस को कहते हैं उस तरह की ऑर्डर दी थी। अब वो ऑर्डर में जो महाराष्ट्र के वकील शिवसेना के, इन्होंने कहा कि भाई बीच में अगर
कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो हम क्या करें। तो कोर्ट ने कहा था कि फिर आप हमारे पास दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। इसके मुताबिक कल जब गवर्नर का लेटर आया 12 घंटे के लिए, तब जब महाराष्ट्र सरकार ने जो पैरवी रखी, खास करके उनके वकीलों ने जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, वो कानूनी रूप से सही भी लगती है। और लॉजिकली अगर एमएलए लोगों को अब 12 दिन का समय देते हो, 12 घंटे का, और सरकार बनाने या गिराने में लगभग 12 घंटे का ही समय मैच एक बहुमत साबित करने के लिए, ये थोड़ा लॉजिकली भी ठीक नहीं था। और जब गवर्नर के पद का दुरुपयोग होता है तो इसके पहले कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि गवर्नर कोई कानून के ऊपर नहीं है। संविधान के जो जुडिशियल रिव्यू नाम का प्रिंसिपल है, तो जुडिशियल रिव्यू इवन गवर्नर के फैसले का भी होता है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, उत्तराखंड को लेकर, कई राज्यों के ये केसेस को लेकर गवर्नर की भूमिका को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। और इसलिए कानून की जानकार भी अपेक्षा रखते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस हालत में कम से कम जो 16 विधायक का प्रलंबित मामला है उसको एक तो पूरा खारिज करना चाहिए, फिर डिप्टी स्पीकर का प्रलंबित मामला है उसको भी खारिज करने की ज़रूरत है, और बाद में बहुमत को जाना चाहिए था। राइट। ये कानूनी रूप से लॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज ये अपेक्षा थी। लेकिन जब कल का फैसला जो आया तो थोड़ा फैसला सही गलत ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है, इसलिए सही मानना पड़ेगा, लेकिन समझ के बाहर इसको कहते ये फैसला समझ के बाहर है। काफ़ी लोगों को भी ये बात लगी, लेकिन जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उद्धव ठाकरे जो सीएम थे उन्होंने एक फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की, काफ़ी इमोशनल भी दिखे वो, और उन्होंने रिजिग्नेशन भी उसी माध्यम से कहा कि मैं भी रिजाइन देने जा रहा हूँ और मैं विधान परिषद की सदस्यता भी इस्तीफा देता हूँ। लेकिन जैसा कि आज हमने स्टेटमेंट पढ़ा पृथ्वीराज चौहान का कि उन्होंने कहा कि सीएम ने ये जो फैसला लिया फेसबुक माध्यम से रिजिग्नेशन देने का, यार कल तुरंत वो गवर्नर के पास पहुँचे, उन्होंने सदन में आके ये बात कहनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है ये जिस तरह से सीएम ने रिजिग्नेशन देने में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिया है, ये टेक्निकल इशू पे शायद उन्हें ध्यान नहीं आया हो? अमन जी, व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझे पूछा जाए, जैसे आपने पूछा है, तो मेरी ये राय है कि उद्धव ठाकरे जी ने बहुत जल्दबाजी में इस्तीफा दिया जो नहीं देना चाहिए था। ठीक है, इमोशंस के ऊपर शिवसेना एक भावना के आधार पर चलने वाला दल है, लोकल इमोशन है, ये ठीक है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा ख़त्म होती है तो एक लड़वैया नेता सामने आता है। जो लड़वैया नेता सामने आना चाहिए था, आपको याद होगा 2004 में जब अटल बिहारी के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा था, तो उनकी सरकार भी गई थी, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में, भाई मेरा सरकार जा रही है, लेकिन उनका जो स्पीच था उस स्पीच ने सदन के नूर को पलट के रख दिया था, या देश के सामने एक मैसेज गया था। कल उद्धव ठाकरे जी को यह मौका था, कल का उनका भाषण सारा दुनिया, भारत का मीडिया पूरे देश में टेलीकास्ट करता, तो उनको ये सारा सत्ता बदल के पीछे कौन सा राजनीतिक दल है, उसने क्यों किया, रिबेल ग्रुप के एमएलए कौन से ईडी के कब्जे में है, कौन से सीबीआई के, कौन के इनकम टैक्स में, कौन के किसके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, और अगर ये सारे रिबेल इकट्ठे होकर मेरे सरकार को गिराते हैं तो क्या यह सही है? इस तरह का सवाल उठाकर देश के सामने अपनी छवि और अपनी सरकार की छवि बिल्कुल खुली करने का एक बेहतरीन मौका उनको मिला था। और उसके साथ भी मैं यहाँ भी कहूँगा, उन्होंने स्पीच देने के बाद इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए था, उन्होंने वोटिंग भी होनी चाहिए। वोटिंग भी होनी चाहिए। अगर वोटिंग होती तो फिलहाल तो शिवसेना का व्हीप है, सुनील प्रभु चीफ व्हीप है, और व्हीप को मान्यता है डेप्यूटी स्पीकर की, डेप्यूटी स्पीकर भी यही रहते, तो जो व्हीप का उल्लंघन करते वो शिवसेना के पार्टी डिसिप्लिन के दायरे में आते। मुझे लगता है यहाँ उद्धव ठाकरे जी चाहते होंगे कि शिवसेना में दो फाड़े ना हो, बिल्कुल वर्टिकल स्प्लिट ना हो, ये चाहते होंगे, और इसलिए उन्होंने इसको टाल भी दिया होगा। लेकिन क्राइसिस के समय की लीडरशिप एक अलग होती है, और नॉर्मल पीस इन्वायरमेंट में लीडरशिप बहुत सिंपल और साधारण एक
फैमिली के हेड के तौर पर चलती है, लेकिन जो लड़वैया का मौका उद्धव ठाकरे जी तो मिला था, और इससे बागी एमएलए भी टेक्निकली लीगली मुश्किल में आ सकते थे, तो वो भी उन्होंने मौका गंवाया है। तो एक प्रकार से हथियार डालना, तो इसी में सवाल आता है कि अगर राजनीतिक आदमी को सही सलाहकार नहीं होंगे तो फिर उसकी नैया डूबने से कोई नहीं बचा। बिल्कुल सही सलाहकार नहीं थे, इसलिए शायद इस तरह का फैसला उन्होंने लिया होगा। मेरा एक और सवाल ऐसा था कि जिस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होती है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो 54 विधायक थे उसमें से लगभग 40 के आसपास विधायक जो है वो रिबेल कैंप में, शिंदे कैंप में हैं, तो ये अभी दीपक केसरकर जो उनके प्रवक्ता, उनका कहना था कि हम लोग शिवसेना के सिंबल पे कोई दावा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ग्रुप रिबेल बन के रहेगा। अब इनके पास में क्या ऑप्शंस है? ये रिबेल ग्रुप को अभी नए स्पीकर क्या मान्यता देंगे, या ये रिबेल ग्रुप शिवसेना के नाम से ही रहेगा, या कहीं किसी पार्टी में ज्वाइन करना होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? नहीं, इसमें एक लॉ भी समझना ज़रूरी है और पॉलिटिक्स भी समझना ज़रूरी है। लॉ ये है कि जो संविधान का 10वां शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, उसमें यह प्रावधान है कि 2/3 एमएलए अगर वो अपने अलग होते हैं, वो लिख के भी ना दे लेकिन वर्तन से भी अलग होते हैं, वर्तन बाय बिहेवियर, तो दे कम्स अंडर एंटी डिफेक्शन। यहाँ इन्होंने बड़े लिख के नहीं दिया है, वो मंत्री भी है, सरकार में है, वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे और शिवसेना का आदेश भी नहीं मान रहे। तो एक प्रकार के उनके बिहेवियर ने साबित किया था, वर्तन ने साबित दिया था कि एक प्रकार की बगावत है, तो एंटी डिफेक्शन के मायने में आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर नंबर 2/3 है उनका, अगर 2/3 इनके पास नंबर था तो इन्होंने खुद गवर्नर को लेटर क्यों नहीं लिखा बराबर है कि भाई हम शिवसेना के 55 एमएलए हैं, 55 में से मेरे पास 48 या 40 है, इसका मतलब इनका समर्थन सरकार से हट गया है, इसलिए सरकार अल्पमत में है, तो इस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। तो ये मांग रिबेल ग्रुप की तरफ से क्यों नहीं की गई या करने नहीं दी? करने नहीं दी मतलब क्या? बीजेपी ने ये मौका उनके लिए रखा, ये भी मुद्दे को हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, जब कोई किसी पार्टी में रिबेल होता है या ग्रुप एक बनता है, तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे लोगों को अगर ये 2/3 से ज़्यादा है तो उनको अलग गुट की मान्यता दी जाए या नहीं दी जाए, इसका फैसला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर करता है। तो यहाँ डिप्टी स्पीकर थे महाराष्ट्र में, इसलिए डिप्टी स्पीकर से शायद उनको मिलने की उम्मीद नहीं होगी, इसलिए सीधे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी और रिबेल ग्रुप। ये सफलता उनको मिली है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भी जो डिफेक्शन प्रिवेंट करने के लिए 85 से जो कानून बने, उसमें जो सुधार हुआ, इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे डिफेक्शन की पॉसिबिलिटी की गुंजाइश अभी भी है, जो हमने कई स्टेटों में देखी है, राजस्थान में देखी है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, कर्नाटक है, गोवा है। तो एक प्रकार के फील होने का मामला है। लेकिन सदन के अंदर किसी पार्टी के एमएलए अगर 2/3 ज़्यादा है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी पार्टी में मर्ज हो जाए, वो अपना अलग गुट भी बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन डिसीजन कौन देगा? तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर देगा, उसको वो चैलेंज कर सकते हैं बाद में अदालत में। और मुझे क्या लगता है, इस हालत में महाराष्ट्र की बीजेपी ये चाहेगी कि ये मर्ज हो, इसलिए मर्ज हो क्योंकि शिवसेना जैसा फिर अलग एक गुट, हाँ, उनके लिए एक खतरा न हो बने, सकता है, भविष्य में सरदर्द भी बन सकता है, खतरा भी बन सकता है, फिर हमेशा हर बात में वो बार्गेन कर सकता है, इसलिए वो मर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। और एकनाथ शिंदे की ये मुश्किल है कि जिस दिन वो मर्ज हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, हाँ, या उनका रिबेल ग्रुप खत्म हो जाएगा और वो मर्ज होना भी नहीं चाहते बहुत सारे। तो ये अभी कश्मकश में ये दोनों दल रहेंगे और इनके कारण ये भी सरकार देखो 115-20 पकड़ो, 106 बीजेपी के और इंडिपेंडेंट 13 भी 14 भी पकड़ो तो 20 हो गए, 120। मतलब सरकार फडणवीस की हो सकती है लेकिन चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में हो सकती है। और जिस दिन एकनाथ शिंदे चाबी निकालेगा
तो जिस तरह ये सरकार के हाल हुआ वो सरकार का भी हाल हो सकता है। राइट। तो इसलिए ये फडणवीस सरकार को भी स्टेबल मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, फडणवीस सरकार को भी बिल्कुल स्टेबल मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक सरकार बनी थी महाराष्ट्र में, एक प्रयोग हुआ था महाविकास आघाड़ी का, और उसके बावजूद भी लगभग 2.5-3 साल में ही ये सरकार गिर गई, स्टेबल नहीं थी, और अभी भी सरकार जो है वो स्टेबल नहीं हो सकती, इस तरह का एक लॉजिक है माने सर का। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश में भी हालात बने हैं, अग्निवीर को लेकर युवाओं में अभी भी काफ़ी आक्रोश है, लेकिन सरकार बिल्कुल उसे टस से मस नहीं कर रही है। एक तरफ जहाँ टिस्टा सेटलवाड़ को भी अरेस्ट किया गया, वो याचिकाएं लगाने के लिए उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। जो एक मामला था नुपुर शर्मा के संदर्भ में, तो वहाँ पर भी जो है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन जो जुबैर थे, मोहम्मद जुबैर, एक जर्नलिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया। तो देश, और बात ये कही जाती है कि इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हमारे यहाँ पे नहीं, हम फ्री स्पीच की बात करते हैं। तो ये सारे मामलों को देश में जिस तरह से चल रहा है, बवाल चल रहा है, और अभी उदयपुर की भी घटना हमने देखी कि किस तरह से कुछ धर्मांध लोगों ने बिल्कुल एक निहत्थे व्यक्ति को ये कर दिया। तो आप किस तरह से देखते हैं पूरे देश के इस सिनेरियो को? नहीं, जब से बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी सरकार में बैठे हैं, तो देश में ये नैरेटिव सेट हो गया है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जिस तरह से कानूनों का गलत इस्तेमाल, फिर यूएपीए जैसे कानून का बड़ा इस्तेमाल, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा इस्तेमाल, फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनकी सेंट्रल एजेंसी, इनका बड़ा गैर इस्तेमाल, ये सब देखने के बाद फिर एक सोशल और रिलीजियस पोलराइजेशन जैसे मुद्दे, इन सबको देखकर देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल बना है। ये नैरेटिव सेट हो चुका है। बीजेपी वाले इसको एक्सेप्ट ना करें, ना पसंद करें, वो एक अलग बात है। इवन उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी जिस तरह बुलडोजर का मॉडल सामने आया, तो उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे हैं। अब सवाल ये है कि जब ऐसी कोई सरकार विराजमान होकर ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है, तो पहला सवाल होता है कि क्या ये देश कानून और संविधान के ऊपर चल रहा है या नहीं। और जब ये बड़ा सवाल होता है तो हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण सामने आते हैं, जैसे ये नुपुर शर्मा का आपने उदाहरण दिया। अब पार्टी से निकालना कोई कार्रवाई है क्या? और जो जर्नलिस्ट है उसके ऊपर अरेस्ट की कार्रवाई, ये तो सीधा दिखाता है कि यहाँ कानून का राज नहीं, या कानून के सामने जो सब समान होते हैं, ये जो संविधानिक या कानून का बेसिक प्रिंसिपल होता है वो फॉलो नहीं किया जाता है। या जो गुजरात के लोगों को लेकर गोधरा कांड हो या गुलबर्ग सोसाइटी का मामला हो, इसको लेकर जो भी मुद्दे 20 साल से चल रहे थे, अब ये तो सच्चाई है ना, गुलबर्ग सोसाइटी में इतने लोग मरे, गोधरा में इतने सुप्रीम लोग कोर्ट ने भी मरे। कई बार उसका कॉग्निजेंस लिया है और बार-बार जांच लगाई सुप्रीम है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर इसके पहले ये भी कहा है कि एक तरफ से जब रोम जल रहा था तो नीरो सो रहा था, ये भी इस कमेंट्स तरह है। तक सुप्रीम कोर्ट की कमेंट थी। ऐसे हालत में अचानक सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया बदला, वो भी आम आदमी को परेशान करवाता है। जिस तरह से महाराष्ट्र का राजनीतिक फैसला आया, वो भी एक तरह से परेशान करने वाला है। तो ये जो बीजेपी के हुक्मरान के समय में या शासनकाल के समय में ये घटनाओं से इमरजेंसी नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी तो लगती है। और आजकल इसीलिए जो भी प्रोटेस्ट करता है वो दायरे में चले जाता है या उसको उठाया जाता है। इस तरह की जो एक प्रकार की कानून विरोधी नीति या लॉ एंड ऑर्डर विरोधी नीति माना जाता है, या जिस तरह ये सेडिएशन के गुने लगाए, जिसको बाद में अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करवाया, एक अच्छी बात थी, ये अच्छी बात भी हुई। हाँ। लेकिन यूएपीए को लेकर इवन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई बार सवाल उठाए कि यूएपीए का गैर इस्तेमाल हो रहा है। ये भी वहाँ के अदालतों ने कहा। या सेडिएशन मामले को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़क रवैया अपनाया। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ फील्ड को लेकर देश के सामने जो माहौल खड़ा किया जा रहा है वो एक चैलेंजिंग है। वो संविधान संस्थाओं की गरिमाएं, मर्यादाएं, संविधानिक नीतिमत्ता है, इनको ताक पर रखकर इनका बिल्कुल उल्लंघन करके हुक्मरान अनकंट्रोल हॉर्स होता है, उसी तरफ जा रहे हैं और उसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
जी, हुक्मरान अनकंट्रोल हॉर्स की तरह जा रहे हैं। मेरा एक और पॉलिटिकल सवाल है और उसके बाद हम संविधान परिषद के बारे में बात करेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि जो यूपी में बाई इलेक्शंस आए, रामपुर और आजमगढ़ में। आजमगढ़ में तो विधानसभा में सभी की सभी सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी और वहाँ पे हमेशा सपा बसपा में ही लड़त होती थी, फाइट होती थी। और आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव अच्छे वोटों से जीत कर आए थे, वहाँ भी सपा की सभी सीटों पे जीत हुई। तो ऐसे हालात में वहाँ दोनों जगह बीजेपी ने जीत हासिल की है और ओम प्रकाश राजभर जो उनके सहयोगी हैं एसबीएसपी के, तो उनका भी स्टेटमेंट आया था कि अगर इसी तरह से चलते रहा और सपा बसपा फिर इकट्ठा नहीं आए तो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। आपको क्या लगता है? रामपुर और राजगढ़ ये दोनों कभी भी बीजेपी के गढ़ नहीं थे। रामपुर खास करके सपा का परंपरागत गढ़ रहा। 50% से अधिक मुसलमान समाज है वहाँ जहाँ पे। बड़े पैमाने पे मुस्लिम आबादी है और आजमगढ़ में मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन एक बढ़िया कॉम्बिनेशन वहाँ भी चलता है, बैकवर्ड भी उतना ही चलता है। और उस सीट पे ऊपर एसपी बीएसपी का भी कब्जा बहुत सालों तक रहा। लेकिन ये बाई इलेक्शन जो हुए दो सीटें पर, और दोनों बड़ी सीटें हैं, या खुद अखिलेश की थी और यहाँ इनके आजम खान की जो बड़े नेताओं की सीटें थी। तो ये सीटें जीतनी चाहिए थी असल में। लेकिन जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, वहाँ त्रिकोणा मुकाबला रहा। वहाँ बीएसपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, लगभग 1,66,000 या 2,66,000 266 वोट मिले। 29% बीएसपी को है, 34.5 बीजेपी को है और लगभग 33% सपा को है। तो वो तीनों से दिखता है कि वहाँ एसपी बीएसपी को इकट्ठे हुए बगैर कोई रास्ता नहीं। लेकिन रामपुर में तो बीएसपी नहीं थी। अब इसके पीछे भी हारे, तो लॉजिक अगर आजमगढ़ का हमने रामपुर को लगाया तो वो लॉजिक कसौटी के ऊपर नहीं आता। तो फिर वहाँ का बसपा का वोट कहाँ गया, ये सवाल आता है। और उस सवाल का जवाब ढूंढते हो तो बसपा के वोट में एक बड़ी गिरावट आई है। वो तो आई है, सब देखा ही जगह हमने, सब जगह। और वो गिरावट आई एक बड़ी चैलेंज वाली बात नहीं है, लेकिन बसपा का वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होने लगा है, ये बड़ा चैलेंज है। वो बड़ा चैलेंज है। अब अगर 2,66,000 वोट आजमगढ़ का देख ले जो बीएसपी को पड़ा है, इसका मतलब बीएसपी आजमगढ़ में अभी भी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, इस बात को मानना होगा। लेकिन वहाँ एसपी बीएसपी अगर इकट्ठे हुए तो ही वो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जहाँ बीएसपी साइलेंट होते हैं वहाँ का वोट कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। रहा जो राजभर का आपने जिक्र किया, अब भविष्य की उत्तर प्रदेश की राजनीति, यहाँ में मायावती कभी भी स्वतंत्र रूप से भूमिका नहीं लेगी, ये लगभग तय हो चुका है। मतलब इट इज़ रिटन ऑन द वॉल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारत के राजनीति की जो भी वॉल दीवारें होती है उसके ऊपर लिख चुका है। इसलिए भविष्य में अभी मायावती और अखिलेश इकट्ठे आएंगे, ये तो कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। और अभी भी बीएसपी के 10 जो एमपी है वो भी बिकॉज ऑफ पिछली बार वो इकट्ठे आए थे, उसी कारण पर इकट्ठे आए थे, उसका परिणाम है। मायावती ने इकट्ठा चुनाव लड़के विधानसभा में देखा, नतीजे देखे, बड़े मुश्किल से एक बंदा पहुंच पाया। अब वो भी कितना दिन टिकेगा ये मालूम नहीं है। और आने वाले लोकसभा में जिस तरह से मायावती की जो गतिविधियाँ चली है, राजस्थान में भी उन्होंने बीजेपी के एमएलए का राज्यसभा के उम्मीदवार जो जी मीडिया है ना, गोयल, उसके गोयल, उनको समर्थन किया। तो जिस तरह से मायावती का अभी भी ट्रेंड चल रहा है वो बीजेपी के झुकाव का ट्रेंड है। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है। बीएसपी का वोटर धीरे धीरे कम ज़्यादा रेशो में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एसपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसलिए बीएसपी के राष्ट्रीय अस्तित्व के तो टेक्निकली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अस्तित्व को भी लेकर एक बड़ा सवाल है। और इसलिए राजभर जी ने कहा तो 80 में से इकट्ठे हुए तो 25, 30, 40 तक तो कम से कम आधी सीटें वो रख सकते हैं। अब इसमें अखिलेश और मायावती ये शाने बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद रखना
मतलब इंडिया में बैठकर अमेरिका का पंतप्रधान या राष्ट्रपति बनने जैसी बात है जो असंभव है। बिल्कुल, जो संभव है और वक्त बताएगा क्या होगा। मेरा आखिरी सवाल संविधान परिषद के संदर्भ में है कि आपने नागपुर में एक संविधान परिषद का आयोजन किया है, तो क्या थॉट जाने वाला है इस माध्यम से, और पार्टी की भूमिका क्या होने वाली है आगामी जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उस संदर्भ में? एक तो जो संविधान परिषद है वो पार्टी ने एक एजेंडा तय करके, एक लंबा एजेंडा तय होता है। पिछले 10-20 साल में महाराष्ट्र के अम्बेडकराइट राजनीति को देखिए, मुझे लगता है कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतर के बाद कोई एक बड़ा मुद्दा किसी पार्टी ने हाथ में नहीं लिया। एक बड़ा जो इश्यू होता है, एक एजेंडा होता है, ऐसा कोई महाराष्ट्र की किसी अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी ने इशू नहीं लिया। इसको सोच समझकर जो कमी थी उसका एक चिंतन करने के बाद, विचार करने के बाद हमने इस मुद्दे को आइडेंटिफाई किया जो बाबा साहब के ज़माने में चला था। बीच में उसको अलग ढंग से कांशीराम साहब ने टेक ओवर किया था, लेकिन बाद में वो पीछे छूट गया था। मुद्दा ये है कि भारतीय संविधान के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति जनजाति को राजनीतिक आरक्षण है। इसके कारण देश की संसद में, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, आदिवासी के 47 चुने जाते हैं, ये दोनों मिलके 131 होते हैं। क्या ये सचमुच प्रतिनिधि है? क्या ये सचमुच अनुसूचित जाति जनजाति के हित को रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, वर्तमान लोकसभा के अंदर 137 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये ओबीसी समाज के हैं। अभी वो आरक्षण तो है नहीं, अनारक्षित है, लेकिन 137 ओबीसी समाज से आते हैं। देखो, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से साफ किया ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। हाँ। एक ओबीसी एमपी ने विरोध नहीं किया। क्या मतलब है? तो ये ओबीसी समुदाय से उनके नेता ओबीसी नेता के तौर पे अगर पार्लियामेंट में जाते हैं और वो ओबीसी का हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रख सकते, तो क्या ये सचमुच प्रतिनिधि है? तो वो 131 हो गए, ये 137 हो गए। और अब वर्तमान लोकसभा के अंदर मुस्लिम समाज के सिर्फ 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनकी तो गिरावट है नंबर में, आंकड़ों की। 1950 से लेकर अभी तक काफी गिरावट है। जब आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे, तो क्या देश के प्रजातंत्र में 80-85% बहुजन समाज के लोग सिर्फ वोटर रहेंगे और उनका कोई सही प्रतिनिधित्व नहीं होगा? क्या 75 साल आज़ादी का देश मना रहा है, तो देश ने इस मुद्दे के ऊपर सोचना चाहिए। इसलिए ये कोई शेड्यूल ट्राइब का मामला नहीं है। दूसरी बात, ये आरक्षित सीटें का जो सवाल है, तो 10 साल के लिए था, उसकी 10 साल की लिमिटेशन थी, उसको कोई मांग नहीं करता बढ़ाओ। क्यों बढ़ता है? उसको विरोध क्यों नहीं कोई करता? जो आरक्षण का विरोध करने वाले और अन्य लोग हैं, इस आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? इसका मतलब वो संवैधानिक व्यवस्था उनके फायदे के लिए ज़्यादा है और जिसके लिए बनी है उसके नुकसान के लिए ज़्यादा है। अब इस हालत में रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए? क्या संविधान में कोई, उस संदर्भ में कोई बदल होना चाहिए? चुनाव सुधार कार्यक्रम आना चाहिए? या नया कोई कानून बन के इनके सही प्रतिनिधि चुनने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए? तो अगर ये करेंगे तो फिर भारतीय प्रजातंत्र, लोकतंत्र और मजबूत होगा। इन समुदाय को एक सही मायने का प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसकी अपेक्षा बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। तो लोकतंत्र भी मजबूत करना, सही प्रतिनिधित्व भी दिलवाना और इन 80-85 लोगों को सिर्फ मतदाता ना रखते हुए उनके प्रतिनिधित्व सही मायने से वहाँ आ जाए, ये एक बड़ा राष्ट्रीय स्वरूप का जो मुद्दा है, इसको लेकर बीआरएसपी ने, हम लोगों ने, और अगर हम लोगों के साथ और कोई आना चाहता है तो हम उनको भी साथ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी या संगठन आना चाहते हैं, हम उनको भी साथ लेंगे। तो सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र में 5 कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्रेंस, संविधान परिषद और महाराष्ट्र के बाहर 5 परिषद। ये मैंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव
और राजर्षि शाहू महाराज का शताब्दी महोत्सव, स्मृति शताब्दी, इन दोनों के अंदर हमने ये प्लान किया है। राइट। और दिसंबर तक ये 5 परिषद महाराष्ट्र में, नागपुर, दूसरी औरंगाबाद में 27 अगस्त है, तीसरी 25 सितंबर बॉम्बे में है, चौथी कोल्हापुर में, और समारोह पूना में होगा। जिस जगह पूना करार हुआ था तो वो पूना में होगा। और बाकी जो 5 है, जनवरी से लेकर 6 मई 2023, मतलब शाहू महाराज की जब स्मृति शताब्दी वर्ष अंत तक चलेगी, तो फिर 5 जो है, एक पंजाब में है, एक दिल्ली में है, एक कोची या तमिलनाडु में है, एक गुजरात में है और एक लखनऊ। इस तरह के 5 परिषद महाराष्ट्र के बाहर होंगे और उसमें सभी राजनीतिक दलों के मुख्य नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वो किसी भी संगठन से जुड़े हो, पार्टी से जुड़े हो, इनको बुलाकर हम इनके ऊपर एक दायित्व सौंपना चाहते हैं कि भाई आज़ादी का 75 महोत्सव अच्छी बात है, डेमोक्रेसी की महानता है, बड़ी बात है, लेकिन उस डेमोक्रेसी को ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है तो लोकतंत्र का मतलब क्या है। इसलिए लोकतंत्र मजबूत करे तो इनको सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस तरह की भूमिका ये संविधान परिषद के पीछे है। यस, ये एक बहुत ही व्यापक स्वरूप की भूमिका है और देश के जो तमाम SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ हैं उनका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है Yes. वो आना चाहिए। इस तरह की भूमिका है। सर, आपने एक भूमिका व्यक्त करके इस मूवमेंट को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और वर्तमान स्थिति पर भी आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। आज आप हमारे बीच में आए, हमें इतना सारा वक्त साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जय भीम।